दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पर फुल एमसीक्यूज करेंगे। ये क्लासेस यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट के लिए स्पेशली, एसएससी, एसएससी सीजीएल, पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? यह प्रश्न एसएससी 2014 2015 में आया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। चलिए थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने 2 नंबर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि भारत में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कैसा है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। विकासशील देश वह देश है जो आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों से गुजर रही हो, जहां लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वह कम होती है। अगला प्रश्न आपके पास 4 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, जिसको टर्सरी एरिया भी कहते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 16.5%, 29.6% तथा 55% है। देखिए, प्राथमिक तो कृषि से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और जो तृतीय की बात है वह सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। और बात करें दूसरे की, जिसमें 29.6% योगदान है, वह उद्योग होता है। क्या होता है दोस्तों? उद्योग से रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न आपके पास 5 नंबर है, जो कि यूपी यूपी ट्रिपल एससी 2011 में आया हुआ है। बंद अर्थव्यवस्था का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति पूर्तियां नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता ना ही आयात होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। देखिए, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थव्यवस्था से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 6 नंबर है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? समाजवादी, समृद्ध, बंद, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, यह तो समृद्ध इसको कहते हैं, या बंद अर्थव्यवस्था भी इसी को
कहते हैं। अगला प्रश्न आपके पास 7 नंबर है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न आपके पास 8 नंबर है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों की तीनों चीजें, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे पूंजी निर्माण हो, चाहे बाजार का आकार हो, तीनों चीजें प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे। वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। फोर्थ ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण होता है। अब आपके सामने प्रश्न 10 नंबर है जो कि यूपी पीसीएस 2017 में आया हुआ है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना दोस्तों। अब आपके सामने प्रश्न है 11 नंबर। देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बाहर ऋण का बढ़ना, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करने का इसका कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है अपने पास 12 नंबर। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 43, 49, 54, 65। करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। भारत के श्रम शक्ति में लगभग 54% भाग जो है वह कृषि में लगा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि के जरिए ही अपना घर चलाते हैं। अगला प्रश्न आपके पास 13 नंबर है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीक, चक्री, घर्षणात्मक, संरचनात्मक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, संरचनात्मक। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप संरचनात्मक समझ लो, वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर है। देखिए क्या है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है योजना आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ, एनएसएसओ या यूएनओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एनएसएसओ। एनएसओ का मतलब होता है नेशनल
सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर है। देखिए क्या है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से सभी। ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी सभी की सभी भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अदृश्य। कृषि में मूलतः किस प्रकार की पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए, अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादकता में जो उत्पादन क्षमता है दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। अगला प्रश्न अपने पास 17 नंबर है। देखिए दोस्तों क्या है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, तीनों के तीनों प्रकार। अगला प्रश्न आप लोग 18 नंबर देख पा रहे होंगे, जिसमें पूछा गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन सेकंड, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना। थर्ड ऑप्शन है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना। फोर्थ ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। फोर्थ ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य करना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है आवश्यकता है 10 की बट काम कर रहे हैं 15 लोग। तो जो 5 लोग हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न 19 नंबर है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। मौसमी बेरोजगारी भी और अदृश्य बेरोजगारी, दोनों के दोनों गांव में ये बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। देखिए दोस्तों, क्लियर है शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि देखिए शिक्षित सभी लोग हैं बट क्या होता है कि गवर्नमेंट वैकेंसी ही नहीं निकालती। किसी भी तरीके की वैकेंसी ना निकालने की वजह से प्रतिवर्ष ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स निकलते हैं और वो बेरोजगारी का शिकार होते हैं। भारत में इसका प्रभाव बढ़ने के बहुत से कारण, जैसे जनसंख्या विस्फोट, सरकारी नौकरी की तलाश, छोटी नौकरी ना करना, काम धंधा ना करना, इस तरह के बहुत से कारण हैं दोस्तों। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि वैकेंसी कब आती है, भर्ती कब आती, ये भी इसका एक मुख्य कारण है। अगला प्रश्न आपके सामने है 21। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 1 एंड 2। देखिए कैसे, कृषि में है और ग्रामीण क्षेत्र में भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 22 नंबर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अवनति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है।
अगला प्रश्न अपने पास 23 नंबर है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षित। क्या हो जाएगा? शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग पढ़ना चाहते हैं और अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, बट अधिक जनसंख्या होने के कारण और पूरे संसाधन पूरी भर्ती ना निकालने के कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अधिक है। अगला प्रश्न अपने पास 24 नंबर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है। क्या बताइए दोस्तों? बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, अर्थात यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने पास 25 नंबर है। देखिए क्या है? किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर अर्थात ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो सीधी सी बात है, ये शैक्षिक बेरोजगारी हो जाएगी। कैसी? शैक्षिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न आपके सामने है 26। बेरोजगारी तब होती जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। शिक्षित, स्नातक, मौसमी, पूर्ण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी। कुछ महीने किसी व्यक्ति को काम मिलता है तो और कुछ महीने नहीं मिलता है, तो ये मौसमी बेरोजगारी। जैसे धान कट रही है, तब उसे रोजगार मिल गया, अब धान कटना बंद हो गई तो वह बेरोजगार हो गया, तो ये मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न अपने पास 27 है। प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? अल्प बेरोजगारी हो जाएगा इसका दूसरा नाम। अगला प्रश्न अपने पास 28 है। प्रचंड बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योग की, कृषि की, व्यापार, यातायात। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि में ही दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29, जो कि यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने गरीबी रेखा शहरों में प्रति परिवार 5 सदस्यों वाला 4500 रुपये प्रतिमाह और गांव में 3900 रुपये प्रतिमाह परिवार के तय किया हुआ है। अर्थात उस परिवार में 5 सदस्यों और शहर में उसकी इनकम 4500 रुपये होनी चाहिए प्रतिमाह और गांव में 3900 रुपये होनी चाहिए। अगला प्रश्न 30 नंबर है। भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। और इनका एक सीक्वेंस देख लो। जैसे छत्तीसगढ़ में 39.93% लोग हैं और झारखंड में 36.96% लोग गरीबी के नीचे आते हैं। मणिपुर में 36.89, अरुणाचल प्रदेश में 34.67, बिहार में 33.74 आते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है 31। देखिए क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सबसे कमजोर और सबसे गरीब देश आते हैं। 48 अल्प विकसित देशों में से 33 अफ्रीका में, 34 एशिया प्रांत क्षेत्र में तथा एक मध्य अमेरिका में। इन 48 देशों की जनसंख्या लगभग 815 मिलियन है, जिनमें से 50% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। अगला प्रश्न आपके पास 32 नंबर है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर।
भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे होंगे 33 आपके सामने है। देखिए क्या है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने की थी। वर्ष 1982, 1986 तथा 2006 में इस कार्यकाल की पुनर्संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगला प्रश्न अपने पास 34 है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, श्योपुर जिसे भारत का इथियोपिया के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। श्योपुर के पूर्व में मध्य प्रदेश के शिवपुरी, पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर में मुरैना, ग्वालियर एवं दक्षिण में राजस्थान के कोटा संभाग में सड़कों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानवीय गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक निर्माण निम्न घटकों को शामिल किया जाता है। इसमें कौन कौन से घटक हैं इसकी जानकारी देते हैं। देखिए, फर्स्ट है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च। दूसरी बात, शिक्षा का स्तर। तीसरा, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर शामिल है इसी में। चौथा, घरेलू सुविधाएं। पांचवा, गरीबी का स्तर। छठा, महिला साक्षरता अधिकार आदि। सातवां, बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी तथा ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न अपने पास 36 है, जो कि यूपी पीसीएस 2010 में आया हुआ है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? आईआरडीपी, ट्राइसेम, एनआरईपी, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों के तीनों दोस्तों इसमें आ जाएंगे, चाहे आईआरडीपी हो, चाहे ट्राइसेम हो, चाहे एनआरईपी वगैरह हो सब। अगला प्रश्न आपके पास 37 है, जिसमें कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। कथन देखिए, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ए और जो आर है दोनों सही है, परंतु जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे 38। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। इसके तहत आरंभ में 25 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार अनाज दिया जाता था, जिसे बाद में 35 किलोग्राम प्रति माह परिवार कर दिया गया 1 अप्रैल 2002 से कर दिया गया था। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस योजना से 2.5 करोड़ निर्धनतम परिवार लाभान्वित होंगे। यह योजना
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे 39। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। सेकंड ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को बढ़ावा देना या बेरोजगारों को रोजगार देना। थर्ड ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है। देखिए क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। IBRD, IMF, UNDP, WTO। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IBRD। क्या हो जाएगा IBRD। पहली चीज IBRD का फुल फॉर्म समझे, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके 189 सदस्य देश हैं। अब आपके सामने प्रश्न है 41 नंबर, मानव सूचकांक किसने बनाया था। अंकटाट ने, एशियन ने, IBRD ने, UNDP ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका UNDP। क्या हो जाएगा UNDP। अब आप लोग UNDP का फुल फॉर्म समझें। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको कहते हैं। यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहते हैं। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों का एक संयुक्त सांख्यिकीय सूचकांक है, जिसे मानव विकास के 3 आधारों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा बनाया गया था, जिसका 1990 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा समर्थन किया गया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न अपने पास 42 है। देखिए क्या है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, कीन्स, महबूब उल हक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, महबूब उल हक। क्या हो जाएगा महबूब उल हक। इन्होंने इसके बारे में क्या बताया था, देखिए विकास सूचकांक है क्या क्या। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, आयु और जीवन स्तर को मापा जाता है। भारत में प्रथम मानव रिपोर्ट 2002 में जारी की गई। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। मोंटक सिंह अहलुवालिया 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। अगला प्रश्न अपने पास 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश दर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सकल नाम निवेश दर। सकल नाम निवेश दर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने पास 44 है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास 45 है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो पहला राज्य है वह MP है, मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल। अगला प्रश्न अपने पास 46 है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी।
तो यह जारी की गई थी 2002 में, अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न 47 है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था? उच्च मानव विकास श्रेणी में, मध्यम मानव विकास श्रेणी में, निम्न मानव विकास श्रेणी में, अति निम्न मानव विकास श्रेणी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यम मानव विकास श्रेणी में। किसमें रखा गया था? देखिए, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI कहते हैं, एक समग्र सूचकांक है जो स्वास्थ्य अर्थात जीवन प्रत्याशा दर, शिक्षा, स्कूल जाने के संभावित वर्ष और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न अपने पास 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, सकल नामांकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग अनुपात। क्या हो जाएगा? लिंग अनुपात एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सेकंड ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, और थर्ड ऑप्शन है करारोपण, फोर्थ ऑप्शन है भूमि सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत में असमानता घटाने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं: भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, वित्तीय समावेश, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दरें, सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। अब आपके सामने प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्धवंत अर्थव्यवस्था, या मुक्त अर्थव्यवस्था, या मिश्रित? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसका कोई अन्य विश्व से कोई लेना देना ना हो, कहीं से वो आयात निर्यात ना करता हो, सारी चीजें अपने देश के अंदर ही उत्पन्न करता हो और उपभोग करता हो। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न अपने सामने है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? मार्शल, क्राउथर, क्रोमर और हैंसल। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्रोमर। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता स्वीकार की जाती और साथ में मुद्रा के माप तथा मुद्रा के संग्रह का भी कार्य करती है। अब आपके सामने प्रश्न है 21। देखिए क्या है दोस्तों, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पटाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ये यूपी पीसीएस 1993 में दोस्तों प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा स्फीति और मुद्रा अस्फीति। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा स्फीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा स्फीति। अगला प्रश्न अपने पास है 22 नंबर, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रा स्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? बताइए दोस्तों, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रा स्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती? देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग या वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देनदार। मुद्रा स्फीति में ऋणदाताओं को हानि और ऋणी वर्ग को लाभ होता है। यही इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है 23 नंबर, मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी, पेंशन करता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणी। जो ऋणी होता उसी को लाभ होता है। अगला प्रश्न 24 नंबर है, मुद्रा स्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? गतिरोध, स्टैगफ्लेशन, चल स्फीति, अवस्फीति?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। देखिए स्टैगफ्लेशन, जो स्टैगफ्लेशन होता है उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं। यह एक देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है, चूंकि इस समय दोनों ही मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न होती है, और कोई भी व्यापक आर्थिक नीति एक ही समय में इन समस्याओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 26 नंबर, जो कि यूपी पीएसएस 1996 में आया हुआ है। कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर में कमी, वस्तुओं की राशनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्याज दर में कमी। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मूल्य का जो मुद्रा का मूल्य है वह गिरता है। देखिए, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के साथ मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण, वस्तुओं की राशनिंग आदि, ब्याज दर को कम करने से विनिवेश एवं उपभोग में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। अगला प्रश्न है 27, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। देखिए, थोक मूल्य सूचकांक जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और फिलीपींस आदि देश थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को महंगाई में परिवर्तन के सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न 28 है, जो कि IS 1997 में आया हुआ है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी और कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा ही भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। अगला प्रश्न 29 है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर शून्य हो। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? कर में वृद्धि कर, मूल्यों में कर कमी, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि का नियंत्रण कर, यह निर्यात में वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। प्रश्न था अपना, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। क्या वृद्धि करें और नियंत्रण करें। मौद्रिक नीति के द्वारा भी हम मुद्रा की पूर्ति को नियमित कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित मौद्रिक उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है: मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण, शाख नियंत्रण और विमुद्रीकरण। क्या करना? विमुद्रीकरण करना। अब आपके सामने प्रश्न है वह 71 है, देखते हैं क्या है। ये बैंकों से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई से जून। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वह 1 जुलाई से 30 जून के बीच का होता है, जबकि देश का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच होता है। RBI का लेखा वर्ष क्या हो गया? 1 जुलाई से 30 जून। और वैसे जो
देश का जो वित्तीय वर्ष होता है या वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। अगला प्रश्न 72 है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का श्रवण कोष रहना चाहिए? 85 करोड़, 115 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़। कितना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत नोटों का निर्गमन करती है, जिसके अनुसार 200 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां एवं स्वर्ण, जिनमें से 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण रखना अर्थात गोल्ड को रखना और धरोहर के रूप में रखकर आवश्यकता अनुसार नोटों का निर्गमन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 73, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1921, 1930, 1935। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आईबीआई कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था, जिसे 1955 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था। यह बैंक 1921 में भारत आया था। इसे प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास शामिल है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास भी इसके अंतर्गत इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है 74, 10 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपए के सिक्के को छोड़कर बाकी क्या होता है, 1 और 2 रुपए के जो नोट होते हैं उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा जितने नोट होते हैं उस पर गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं, वो भी आरबीआई के गवर्नर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 75, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के मुख्यमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 76, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास, नीमच, होशंगाबाद, गुना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास। मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस 10, 50, 100, 500 तथा 2000 के नोट छापती है तथा यहाँ पर एक स्याही कारखाना भी है जो कि प्रतिभूति पत्रों के लिए स्याही का निर्माण करता है। अगला प्रश्न 77 है, भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, करेंसी नोट प्रेस देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा करेंसी नोट प्रेस देवास। अभी मैंने बताया इसमें 10, 20, 50, 100, 500 तथा 2000 के नोट यहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं। अगला प्रश्न 78 है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 12, 13, 14, 15। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 15। कितनी भाषाएं होती हैं दोस्तों? 15 भाषाएं होती हैं। देखिए, भारतीय रुपए के नोट के भाषा पटल पर भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से 17 भाषाओं में उनका मूल मुद्रित है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी, अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी गई। हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नोट के अगले हिस्से में होता है, बाकी भाषाएं नोट के पिछले हिस्से पर लिखी हुई होती हैं। अगला प्रश्न 79 है, भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, नियत प्रत्यय प्रणाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में नोटों की छपाई का काम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर किया जाता है।
यह प्रणाली भारत में 1957 में लागू है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वे आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इस समय 200 करोड़ में 150 करोड़ का सोना होना चाहिए, शेष 85 करोड़ की विदेशी संपत्ति रखना जरूरी है। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई देश की जरूरत के हिसाब से कितनी भी बड़ी मात्रा में नोट छाप सकती है, हालांकि उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, यूटीआई, आरबीआई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। क्या हो जाएगा? आरबीआई। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं? आरबीआई। देखिए, वित्त की भाषा में मुद्रा बाजार का अभिप्राय अल्पकालिक ऋण लेने और देने के लिए वैश्विक वित्तीय बाजार से है। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए अल्पकालिक अवधि की नकदी तरलता का वित्त पोषण प्रदान करता है। मुद्रा बाजार वह जगह है जहां अल्पकालिक कार्यकाल दायित्व जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र पेपर और बैंकरों की स्वीकृतियां आदि खरीदे और बेचे जाते हैं। मुद्रा बाजार में वित्तीय संस्था और मनी या क्रेडिट डीलर शामिल है, जो या तो उधार लेने अथवा उधार देने का कार्य करते हैं। अब दोस्तों अपने पास प्रश्न है 151 नंबर। देखिए, यह क्या है? सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की कम दर, बचत का निम्न स्तर और आय का निम्न स्तर, निम्न जीवन स्तर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्याज की कम दर। क्या हो जाएगा? मुद्रा का एक महत्वपूर्ण उपयोग उसे उधार देना है। उधार के बदले ब्याज दिया जाता है और जब कम ब्याज पर मुद्रा मिलती उसे सस्ती मुद्रा दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना है। अमेरिकी डॉलर के रूप में और सिल्वर के रूप में, स्वर्ण के रूप में, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में, हीरे के रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। अब देखिए दोस्तों प्रश्न 291, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा के खाली स्थान कहा जाता है। अधिकृत डीलर, विदेशी डीलर और ओवरसीज शाखाएं और अनुमोदित शाखाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकृत डीलर। क्या हो जाएगा? अधिकृत डीलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न आय समूह को दिए गए अल्प राशियों को ऋण खाली स्थान कहते हैं? कैश क्रेडिट कार्ड, सूक्ष्म ऋण, साधारण ओवरड्राफ्ट, ग्रामीण ऋण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म ऋण। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूक्ष्म ऋण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है अपने पास 301, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की गई है? केंद्र सरकार, एसओएचएम, भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की कार्य निम्नलिखित है: मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनिमय और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और प्रचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना। सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना, शाख नियंत्रित करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। केंद्रीय कार्यालय का वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और वही नीतियों का निर्धारण करते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति या हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और आलू, गेहूं और चावल, गेहूं और ज्वार, चाय और कॉफी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल, इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए
गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला, कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, कृषि आदिक में वृद्धि, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं पर। किस पर दोस्तों? गेहूं की वृद्धि पर पड़ा और चावल की वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न 33 है आपके सामने, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? गेहूं, चावल, मोटा अनाज और दलहन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटा अनाज एवं दलहन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, अर्थात इनकी उत्पादन क्षमता कम हो गई थी हरित क्रांति के दौरान। अगला प्रश्न अपने पास 34 है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन आंशिक बढ़ा, आंशिक घटा, अपरिवर्तित रहा, तेजी से बढ़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहा। क्या दोस्तों? अपरिवर्तित रहा। अगला प्रश्न अपने पास 35 है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, घटा, अपरिवर्तित रहा, 3 गुना बढ़ा? घटा, इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने पास 36 नंबर है, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1968, 1967, 1966, 1965? तो क्लियर आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम वर्ष 1966-67 से प्रारंभ हुआ था। इसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति के भारत में जो जनक है, पितामह है, एम.एस. स्वामीनाथन है। क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 37 आपके सामने है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? मक्का, दलहन, तिलहन, सोयाबीन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन। अगला प्रश्न अपने पास 38 है, इनमें में से कौन सी हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? देखिए दोस्तों, इसमें मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि, बस यही नहीं हुआ, बाकी सभी में लाभ मिला हुआ है। अगला प्रश्न है 39, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? IADP, IAAP और HYVP, IRDP? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HYEP। अगला प्रश्न है अपने पास 40 नंबर, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? पहला ऑप्शन, उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजनाओं को विस्तृत योजना बनाई। सेकेंड है, उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। थर्ड ऑप्शन है, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बनाई। और फोर्थ ऑप्शन है, उन्होंने कृषि मशीनरी के अधिकाधिक उपयोग की योजना तैयार की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बनाई। नॉर्मन बोरलॉग ने कृषि विज्ञान में कृषि विज्ञान में नॉर्मन बोरलॉग ने आधुनिक तकनीकें इजाद की, जिनमें गेहूं की उत्पादकता में 700 गुना तक बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ये तकनीकें मुफ्त में साझा की, जिससे करीब 1 अरब लोगों की जान भुखमरी से बचाई जा सकी। उनका योगदान यहाँ तक सीमित नहीं रहा, आगे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब आपके साथ प्रश्न है 51 नंबर, इसी में हम लोग क्या देखेंगे? श्वेत क्रांति के बारे में भी दोस्तों पढ़ लेंगे, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, दुग्ध विकास भी कहते हैं। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता केरल में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता एक साल में सिर्फ 12 ग्राम बढ़कर रोजाना 1 किलो 132 ग्राम पहुंची है। वहीं देश में यह औसतन 375 ग्राम है। पंजाब में कुल दूध उत्पादन 111 से बढ़कर 118 लाख टन हो गया है।
अगला प्रश्न है 52 नंबर, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? 640 ग्राम, 750 ग्राम, 1132 ग्राम, 900 ग्राम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1132 ग्राम। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता एक साल में सिर्फ 12 ग्राम बढ़कर रोजाना 1 किलो 132 ग्राम पहुंची है। वहीं देश में यह औसतन 375 ग्राम है। पंजाब में कुल दूध उत्पादन 111 से बढ़कर 118 लाख टन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? नील की उत्पत्ति से, मत्स्य पालन से। किससे है दोस्तों? मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न आपके सामने, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, देखो क्या है, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो ये दोस्तों हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन इसका क्लियर हो जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चन है 57, देखिए क्या है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक, पोटेशिक और तीनों की बराबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी। नाइट्रोजन की सबसे अधिक जरूरत है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतया आयातों पर निर्भर है? नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक, पोटेशिक और उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशिक। क्या हो जाएगा? पोटेशिक इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? रूस में, चीन में, अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में सबसे ज्यादा केमिकल का यूज किया जाता है। अब आपके सामने प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 141 है। देखिए क्या है दोस्तों, जनजाति लोगों को शोषण करने वाली निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? 1951, 1955, 1957, 1987। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1987 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ट्राइफेड की स्थापना 1987 में भारत सरकार द्वारा की गई बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के अंतर्गत कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सहकारी संस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे, एगमार्क। एगमार्क देखिए, एगमार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संख्या, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। देखिए दोस्तों, एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा हो उनके बारे में आशा की जाती है कि वो उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होते हैं। एगमार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है, जो 1946 में संशोधित हुआ था। अगला प्रश्न अपने पास 3 नंबर है, 143 नंबर है, सॉरी। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? कृषि और विपणन से, कृषि उत्पादन से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, कृषि निर्यात से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा कृषि विपणन से। देखिए, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है अपने पास 144, वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? 45%, 55, 65,
75। करेक्ट आंसर हो जाएगा 65। क्या हो जाएगा? 65 क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145 नंबर। खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालीन ऋण दिया जाता है? 15 माह से कम, 15 माह से 5 वर्ष, 5 वर्ष से अधिक, 20 वर्ष तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 माह से कम। क्या हो जाएगा? 15 माह से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्यकालीन कृषि ऋण की अवधि क्या है? ये दोस्तों है 15 माह से 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन कृषि ऋण किस अवधि के लिए दिया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न है 148 नंबर। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कब आरंभ हुआ था? 97, 98, 98, 99, 99, 2000 और 2000, 2001। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98, 99। क्या हो जाएगा? 98, 99 क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2004। क्या हो जाएगा? जनवरी 2004 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150 नंबर। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, सूरतगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों इसी में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं। दुग्ध क्रांति, जिसको इंग्लिश में ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। दोस्तों ये भारत की योजना है और जिससे क्या होता है, भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे दोस्तों श्वेत क्रांति भी कहते हैं। और इसके वो कौन थे दोस्तों? इसके वो थे पितामह वर्गीस कुरियन। कौन थे दोस्तों? वर्गीस कुरियन थे पितामह। और आपको दोस्तों बता दें, देखिए इसकी स्थापना 13 जनवरी 1970 को शुरुआत हुई थी। अर्थात भारत में 13 जनवरी 1970 की शुरुआत हुई थी। दुग्ध कृषि या डेयरी उद्योग या दुग्ध उद्योग कृषि की एक श्रेणी है। यह पशुपालन से जुड़ा एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है। इसमें होता क्या क्या है, देखिए इसके लिए गाय, भैंसे, बकरियां या कुछ एक अन्य प्रकार के पशुधन के विकास का भी काम किया जाता है। अधिकतर डेयरी फार्म क्या होते हैं दोस्तों? डेयरी फार्म अपनी गायों के बछड़ों का गैर दुग्ध उत्पादक पशुधन का पालन पोषण किया जाता है। अगर दोस्त थोड़ी बहुत और जानकारी लेना चाहें, जैसे भारत का दुग्ध उपयोग, तो क्या होता है कि भारत एक कृषि प्रधान या गांव में बसने वाला देश है। हमारे देश की जो 72% जनसंख्या है वह ग्रामीण है। 60% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। करीब 7 करोड़ कृषक परिवार में प्रत्येक 2 ग्रामीण घरों में एक डेयरी उद्योग से जुड़ा है। भारतीय दुग्ध उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार देश में 70% दूध की आपूर्ति छोटे सीमांत भूमिहीन किसानों से होती है। भारत में कृषि भूमि की अपेक्षा गायों का ज्यादा समानतापूर्वक वितरण है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ में डेयरी उद्योग की प्रमुख भूमिका है। दोस्तों और बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का अपना एक विशेष स्थान है और यह विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और दुग्ध उत्पादकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संयोग से भारत विश्व में सबसे बड़ा खर्च पर यानी 27 सेंटी प्रति लीटर की दर से दूध का उत्पादन करता है। अमेरिका में 63 सेंटीमीटर और जापान में 2.8। यदि वर्तमान रुझान जारी रहता तो मिनरल वाटर उद्योग की तरह दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग भी बहुत तेजी से बढ़ता। अगले 10 वर्षों में तिगुनी वृद्धि के साथ भारत में विश्व दुग्ध उत्पादों को तैयार करने वाली अग्रणी देश बन जाएगा। रोजगार की संभावनाएं रोजगार की जो संभावनाएं हैं उस उद्योग के तहत सरकारी और गैर सरकारी क्या होता है, दोनों के क्षेत्र में अधिक अवसर मौजूद होंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीबी विभिन्न स्थानों पर स्थित इस क्षेत्र का प्रमुख सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, जो कि किसानों के नेतृत्व वाले व्यावसायिक कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न है। देश में अब 400 से अधिक डेयरी संयंत्र हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उन्हें संयंत्रों के दक्षतापूर्ण संचालन के वास्ते योग्य और सुप्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है। श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। दोस्तों यहीं पर यह सीरीज कंप्लीट होती है, क्लास कंप्लीट होती। फटाफट इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।